अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा क्या? प्रोसेसेस। प्रोसेस ही लिख लो, ऑफ द थ्योरी। जब अल्फ्रेड वैगनर ने एविडेंसेस दे दिए कि भाई मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, अब बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो और लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी आई कि यार बंदा बात तो सही कह रहा, लॉजिकल है, ऐसी नहीं है इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये पूछा कि फिर ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐसा हुआ क्यों होगा, क्या हुआ होगा? मान लीजिए कि एक बार के लिए कि कॉन्टिनेंट जो है ना वो एक टाइम पे इकट्ठे रहे होंगे, बट आप ये तो बताओ कि ये कॉन्टिनेंट इकट्ठे कैसे रहे होंगे? इतना बड़ा लैंड मास, इतने बड़े बड़े साइजेस, ये कैसे इकट्ठे रहे होंगे? क्या रीजन रहा होगा? क्या फोर्सेस ने काम किया होगा इसके पीछे? तो अब यही चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? प्रोसेस में। जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया है कि क्या प्रोसेस ने काम किया, तो उन्होंने बोला, पहली चीज यहाँ पर हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग नीचे, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल। अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि जो फोर्सेस हैं, ये दो या तीन तरीके की फोर्सेस हैं जिन्होंने काम किया था। और उससे पहले उन्होंने बोला कि आपका जैसा पूछा था कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से जब पेंजिया टूटा तो इसके बाद दो तरीके की मूवमेंट शुरू हुई। एक हुई मूवमेंट नॉर्थ की तरफ और एक मूवमेंट शुरू हुई वेस्ट की तरफ। नॉर्थ की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, यानी इक्वेटर की तरफ मूव करना। और जो वेस्ट की तरफ मूव हुए थे उसे क्या बोलेंगे? वेस्ट वर्ड मूवमेंट। समझ रहे हो? ये आपका पेंजिया, ये टूटा, ये लॉरेशिया ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला गोंडवाना। मैंने आपको शुरू में बताया कि थोड़ा सा कुछ इस तरीके का था, और आप गूगल करोगे तो कहीं ऐसी ऐसे भी बना मिलेगा, कुछ ऐसे भी बना मिलेगा इस तरीके का। हम बेसिक डायग्राम पे जाएंगे, हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हमें केवल एग्जामिनर को बताना है कि वी नो थिंग्स। तो मान लीजिए ये हो गया पेंजिया। अब इसके बाद ये पेंजिया दो हिस्सों में भी टूटा। फिर इसके बाद ये मूवमेंट करते करते, जो आज का आपको उस दिन मैप बना के दिखाया था, ये वाला जो है, इस तरफ पहुंचने के लिए अल्फ्रेड वेगनर को बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से जो मूवमेंट इस तरफ भी हुई होगी और इस तरफ भी होगी, यानी इक्वेटर वर्ड मूवमेंट इक्वेटर की तरफ मूव करना, और वेस्ट वर्ड मूवमेंट वेस्ट की तरफ भी मूव करना। तभी तो वो बता पाएंगे कि आज के कॉन्टिनेंट इसी लोकेशन पे क्यों है। अब उनसे पूछा गया कि ठीक है, ये दो मूवमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन ये दो मूवमेंट के पीछे फोर्सेस क्या काम कर रही हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इतने बड़े बड़े लैंड मासेस को मूव कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि वेस्ट की तरफ जो मूव कर रहा है कॉन्टिनेंट, वो मूव कर रहा है टाइडल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? टाइडल फोर्स। और इक्वेटर वार्ड जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूव कर रहा है डिफरेंशियल ग्रेविटेशन, और एक पोलर फ्लिंग फोर्स भी होता है, लेकिन डिफरेंशियल ग्रेविटेशन, और आप लिख लो उसको बायन्सी की वजह से। BUOYANCY। आया सर समझ ये में? जो सर ये जो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है ये वाला टाइडल फोर्स की वजह से कर रहा है ना? हाँ हाँ, जो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये लिखा है वेस्ट, ये हाँ मूव कर हाँ रहा है हाँ। टाइडल फोर्स की वजह से। और इक्वेटर की तरफ जो मूव कर रहा है वो डिफरेंशियल ग्रेविटेशन और बायन्सी की वजह से। बताऊंगा ओके। अभी इनका भी क्या मतलब है। ठीक है, पहले लिख लो। अकॉर्डिंग टू वैगनर, द कॉन्टिनेंट the continents after breaking away from Pangea, या तो मूव्ड लिख लो, या फिर इसको ड्रिफ्टेड भी लिख सकते हो। मूवमेंट और ड्रिफ्ट में अंतर क्या है? कोई बताएगा? हम ये तब से पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट तो सब समझ गए, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है?
तो ड्रिफ्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो फिर मूवमेंट का मतलब क्या है? सर सर ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट होता है, तो सर ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, और मूवमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। वेरी गुड। सर धीरे ड्रिफ्ट धीरे जब मूव करना ड्रिफ्ट का मतलब, बिल्कुल स्लोली स्लोली कहीं दूसरे स्थान पे जाना, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम अचानक से हाँ, नहीं। गुड। तो जैसा कि पहले बच्चे ने कहा कि ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना, आपने बोला धीरे धीरे जाना। खिसकना धीरे धीरे जाना एक ही चीज है, बिकॉज स्लो होगा उसी को खिसकना कहेंगे, और धीरे धीरे जाना उसको ड्रिफ्ट कहेंगे, है ना। ड्रिफ्ट जब हो रहा होता है ना, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन काम कर रही होती है बीच में। और जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है ना, तो मूवमेंट जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है, और स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा तो वो बहुत स्लो मूवमेंट होगा। स्लो स्लो मूवमेंट को ही क्या कहेंगे हम? ड्रिफ्ट। ठीक है। तो कितना लिख लिया? अकॉर्डिंग टू वेगनर द कॉन्टिनेंट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम पेंजिया मूव्ड या ड्रिफ्टेड इन टू डायरेक्शंस। ये टू डायरेक्शंस क्या थी, अभी बताया मैंने आप लोगों को। एक हो गया वेस्टवर्ड डायरेक्शन, एक हो गया इक्वेटरवर्ड डायरेक्शन। इक्वेटरवर्ड मतलब समझ लो नॉर्थ की तरफ मूव करना, वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट की तरफ मूव करना। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि हमें एक तुम्हारे दिमाग में पिक्चर मैंने बना दी होगी कि कॉन्टिनेंट इस तरफ थे, तो अगर मेरे को नॉर्थ अमेरिका यहाँ दिखाना है, तो मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट नॉर्थ में भी गए, और मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि थोड़ा वेस्ट में भी गए। तभी तो अफ्रीका सॉरी अमेरिका यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है, ऐसे यूरोप भी नॉर्थ में है। अब मुझे साउथ अमेरिका दिखाना होगा इस तरफ, तो मैं क्या बोलूंगा कि वेस्ट की तरफ भी मूव किया। इसलिए उन्होंने बोला कि दो डायरेक्शन में मूव किया है, वेस्ट वर्ड और इक्वेटर वर्ड। अब उन्होंने बोला कि जो इक्वेटर वर्ड था उसका पहले लिख लो कि इक्वेटर वर्ड मूवमेंट पर कौन सी फोर्सेस काम कर रही थी। आपको बताया फोर्सेस एक्टिंग ऑन इक्वेटर वर्ड मूवमेंट वर कौन कौन सी थी? ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायंसी। कोई बच्चा बता सकता है इन दोनों का अंतर? क्या चीजें हैं ये दोनों? नहीं बता पाओगे, फिर मैं किस लिए बैठा हूँ। ओके, बता भी पाओगे लेकिन लेट मी ट्राई। बोलो बोलो बोलो, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ, इन दोनों का मतलब बताना था बस बेटा। बायंसी और ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल मैं फोर्स, बताऊं? ये जो अंतर। हम्म। बताऊं मैं? बताओ बताओ बताओ। सर बायोमेंसी वो फोर्स होता है, मतलब वाटर जो हम, जैसे कोई लिक्विड है, जैसे हम एग्जांपल ले, जब हम बाल्टी में मग डालते थे तो वो मग ऊपर को आता था ना हमें, मतलब हम ऐसे डालते थे उसको नीचे दबाते थे वो मग ऊपर को ही भागा भागा आता था। तो वो जो फोर्स होता है ना, जो अपवर्ड फोर्स होता है, जो लिक्विड लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे, जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होता है, तो वो होता है बायोमेंस, हम्म। मतलब वो फोर्स होता है बायोएंट फोर्स। और वो जो टेंडेंसी है, हम्म। मतलब ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं बायोमेंसी। वेरी गुड। और ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स? ग्रेविटेशनल डिफरेंस मतलब सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके अंदर हम्म। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। तो ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स मतलब अगर दो अपोजिट बॉडी है, उनका मास में डिफरेंस है, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस आ जाता है। वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे आप बेटा नाम बताना, शिवानी या फिर नहीं सर, इतिशा। इतिशा? अरे वाह, इतिशा बेटा। इतिशा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्होंने उधर भी प्रखर सर की क्लास में भी काफी अच्छी तरीके से आंसर दिए थे। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव मोड में सभी बच्चों को रहना चाहिए। आंसर दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा तो आप और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट रहोगे। ठीक है। तो जैसा बच्चे ने बताया कि फोर्स ऑफ बायंसी होती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स मतलब क्या होता है कि पूरी जो अर्थ है उसमें अलग अलग जोन में अलग अलग अमाउंट ऑफ लैंड मास है।
ये इतना अगर एरिया मैं आपको बताऊं, ये सोचो, ये अगर मैं इतना एरिया बोलूं, केवल इतना, तो इतने एरिया में जो मास है, या ऐसे सोच लो कि इधर जो कंटेंट होगा वो इतने एरिया से कम होगा कि ज्यादा होगा? इधर का एरिया में जो मास है वो इस वाले एरिया के जो मास से ज्यादा होगा, इधर का कम होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इक्वेटर का एरिया है, और इक्वेटर का अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? ज्योइड शेप है। ज्योइड मतलब कि वो प्योर स्फेरिकल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ के जो यहाँ का जो डायमीटर का जो डिस्टेंस होगा ना, इससे कम होगा। ये कैसे समझोगे? जैसे कि ऊपर से इधर से और इधर से अर्थ को पिचका दिया है, और इधर से और इधर को अर्थ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है। ये हम सब पढ़ेंगे जब हम आ, आपका क्लाइमेटोलॉजी कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना समझो कि जो इक्वेटर के पास का जो एरिया है, इधर का जो मास है, मास मतलब क्या होता है कि उधर अवेलेबल मटेरियल कितना है। तो इधर जो मटेरियल है वो ज्यादा है इस एरिया के कंपैरिजन में। कौन से वाले एरिया? इस एरिया के कंपैरिजन में इस वाले एरिया का मास ज्यादा है। अब ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। m1 एक चीज का मास, m2 दूसरी चीज का मास, आर दोनों के बीच में डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर, और बीच में क्या होता है? जी की वैल्यू 9.8। ये तो मालूम होगा ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला? यस सर। यस सर। तो लेकिन वो हाँ, 9.8 जी की यस वैल्यू सर। होती है। एक्सिलरेटिंग वैल्यू होती है ना, और हाँ वो कांस्टेंट स्मॉल, होती है। जी जी, हाँ, यूनिवर्सल स्मॉल जी। कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है। अब लेकिन उस जोन में हमें जाना नहीं, हमें केवल ये समझना है कि m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ये सजेस्ट करता है कि जहां पर मास ज्यादा होगा उधर ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा, जहां मास कम होगा उधर ग्रेविटेशनल पुल भी कम होगा। तो ये एक माना गया बिलीफ है कि ग्रेविटी जो इधर इक्वेटर पे जो लगती है वो ज्यादा लगती है इन तो कंपैरिजन ये टू सेकंड दिस लॉ वन। ऑफ मोशन है ना? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ हाँ, तो वो भी तो यही हुआ कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी मूवमेंट में है तो वो अपनी मूवमेंट की स्टेट में तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगी। यही हुआ ना? बिकॉज मैं न्यूटोनियन लॉ के बारे में ज्यादा जानता नहीं, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। लेकिन इन अ वे आप ये समझ लो बस यहाँ पर m1 m2 का ये जो फॉर्मूला है ये सजेस्ट ये करता है कि जहां पर मास ज्यादा होगा उधर क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। जहां मास कम होगा वहां पे ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ के एक ही सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल का पुल है उसमें डिफरेंस हुआ। इसलिए इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल डिफरेंस फोर्स। जब एक तरफ का जो मास है वो ज्यादा होगा, एक तरफ का कम होगा, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ ज्यादा खींचेगी? जिसका मास ज्यादा होगा या जिसका मास कम होगा? वो जिसका मास जिसका मास ज्यादा ज्यादा हो। होगा सर। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी तरफ ज्यादा खींचेगी। तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर में, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करूं तो वो बीच में ना रह करके वो इसकी साइड पर ज्यादा रहेगी। समझ गए? ये आउट ऑफ ग्रेविटी। यही चीज का इस्तेमाल करके उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो पेंजिया टूटा तो जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ वो ग्रेविटेशनल पुल जो इक्वेटर का है उसकी वजह से नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि इधर की जो फोर्स है नॉर्थ, ये जो इक्वेटर की, ये ज्यादा थी इस फोर्स, इस एरिया के कंपैरिजन में। अब ये कितना वाहियात लगता है सुनने में, अ, उससे ज्यादा वाहियात बताने में लगता है। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल इनका बताया हुआ जो फॉर्मूला है गलत है। क्योंकि इतनी तगड़ी अगर ग्रेविटी होती तो नॉर्थ, ये साउथ पोल ना, ये शायद मेरे ख्याल से इतना होता ही नहीं, अर्थ का स्ट्रक्चर और ज्यादा ऐसा हो चुका होता। इन अ वे ये चीज उन्होंने बोली है तो हमें ये लिखनी है, और ये चीज हमारे क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, कि उनके आलोचना। बताए। हाँ, जब पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में कमी क्या थी, तो आप इन्हीं फोर्सेस को बताओगे कि उनके द्वारा बताई गई ये फोर्सेस काफी नहीं है। ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स समझ में आ गया होगा।
वर्ड याद रखना। और दूसरा है फोर्स ऑफ बायंसी। उन्होंने क्या कहा कि जो सियाल है, कॉन्टिनेंट किसका बनाता है? सियाल का। और जो नीचे क्या है? सीमा। ठीक है। तो बच्चे ने क्या बोला कि जब मग मग को पानी बाल्टी के अंदर डालोगे तो इसको नीचे जितना दबाओगे उतना ही ये ऊपर आने की टेंडेंसी रखता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बायंसी। ऐसे ही जो सीमा है इसका अपना एक वेट होगा, सीमा का वेट होगा। और ये वेट, सॉरी सियाल होगा ना ये तो, एक सेकंड। जो सियाल है इसका अपना एक वेट होगा और ये सियाल कोशिश करेगा सीमा को नीचे दबाने की। उल्टा सीमा अपना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो ये बायंसी की टेंडेंसी की वजह से सियाल और सीमा के बीच में कोई बहुत ज्यादा कोहेजन नहीं होगा। कोहेजन मतलब कि चिपके हुए नहीं होंगे ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हवा में होगा, लेकिन दोनों के बीच में जो एकदम अट्रैक्शन होता है ना वो उतना तगड़ा नहीं होगा। इन दी एंड उन्होंने ये चीज क्यों बोली? सो दैट ही कैन एक्सप्लेन कि कॉन्टिनेंट जब एक जगह से दूसरी तरफ ड्रिफ्ट कर रहे थे तो उनको ड्रिफ्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सर एक एक क्योंकि, क्वेश्चन था मेरा। बोलो बोलो। सर ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इनकी, तो सर ये तो हम्म। कार्बोनिफेरस के जो बाद में हुआ था, इस कार्बोनिफेरस कालखंड के बाद की जो प्रोसेस थी उनके बारे में हम्म। बताता है, लेकिन इसके हाँ, पहले की चीजों का क्या? ये यही तो क्रिटिसिज्म है इनका। ये सब आएगा अच्छा। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने तो इतने से आज का टाइम टुडे, और इन्होंने ये बता दिया यहाँ पे कार्बोनिफेरस पीरियड। अब इन्होंने इसके आगे का तो बता दिया, इससे पहले क्या रहा था कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि पेंजिया बना कैसे था। ये सब किस बारे में आएगा कि इनकी थ्योरी में कमियां क्या थी। लेकिन अभी हमें तो यही समझना है ना कि उन्होंने एविडेंस क्या दिए, उन्होंने फोर्सेस क्या दी। ये जब तक आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, दिमाग में बैठेगा नहीं। आई डोंट थिंक कि ये चीज अभी ये समझ लोगे तो ये फिर प्लेट टेक्टोनिक में भी हेल्प करेगा कंपैरिजन में। सर और हाँ, हाँ बेटा। सर सियाल सीमा के सर डेंसिटी भी तो डिफरेंसेस है ना, तो इसकी वजह से भी तो हो सकता है। हाँ, वो तो डेंसिटी डिफरेंस है तभी तो सियाल ऊपर है। जैसा ये मग है, तो ये मग वाटर से क्या होता है? हल्का ही होता है ना? ऐसे लकड़ी रख दो तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा भी रहेगी तो भी वो उस सरफेस के हिसाब से, सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर मूव करता रहेगा। और यहाँ तो दोनों दोनों की डेंसिटी ही अलग है। तो ये डेंसिटी और फेवर में काम करी होगी जब बायंसी की बात करते हैं। सियाल की डेंसिटी आपको बताया था शायद मैंने, 2.7 के बीच में है, सीमा की 3.5 के बीच में है। होगा यस क्या सर, कि 2.99। इसकी, हाँ अब वो कुछ भी कर लो। अब प्लेट्यू, सियाल में प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी हैं, और कम डेंसिटी होती जाती है। ये एवरेज मान के चलो। तो सियाल की जो डेंसिटी है 2.7 बोला, सीमा की डेंसिटी 3.5, तो ऑब्वियसली सियाल ऊपर रहेगा और सीमा नीचे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सियाल कॉन्टिनेंट है और सीमा ओशियनिक फ्लोर है। और सियाल जो है वो मूवमेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी काम कर रही है, जिसकी वजह से इस सियाल थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। यानी कि उसके और नीचे की सरफेस के बीच में ज्यादा तगड़ा ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा। दूसरा कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स काम कर रही है, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट भी किस तरफ हुआ? नॉर्थवर्ड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। बोलो बोलो। सर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हिस्सा नहीं थे क्या? थे। तो फिर सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने तो बोला था कि दो डायरेक्शन में हुआ था ये, और हम्म। लेकिन इसमें जो अंटार्कटिका है वो हमारा शायद दक्षिण में है, हाँ दक्षिण में ही है, शायद क्या दक्षिण में ही है। और जो हाँ, ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पड़ता है पूर्व की तरफ। तो फिर ये अलग हम्म। अलग कैसे हो गए? यही तो इनका क्रिटिसिज्म है, ये भी इनकी है? थ्योरी। हाँ, ये भी क्रिटिसिज्म है। ये इसमें क्रिटिसिज्म ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ईस्टवर्ड मूवमेंट किया है। ठीक है, इन्होंने तो वेस्टवर्ड मूवमेंट की बात करी थी केवल। हाँ। दूसरी चीज है कि उन्होंने मूवमेंट की बात करी है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा कॉन्टिनेंट हर तरफ बिल्कुल नाचते घूम रहे हैं। कोई कोई तो रह जाएगा ना, कोई कहीं पर कोई तो रह सकता है ना। सब पे जरूरी नहीं है ना कि बराबर ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स और बायंसी भी काम कर रही है। किसी पे ज्यादा करेगी, किसी पे कम। किसी का मास कम है, किसी का मास ज्यादा है। इन चीजों का भी तो इम्पेक्ट रहेगा। तो हमें इनकी डिटेल्स में नहीं जाना,
क्योंकि ये सब इनका क्रिटिसिज्म है। ये हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स और बायंसी ने उन्होंने बताया कि इनका यूज करके ये कॉन्टिनेंट्स वेस्टवर्ड और इक्वेटरवर्ड मूवमेंट किया। ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ये तो यस क्लियर सर। है। बस क्वेश्चंस ऐसे ही अच्छे अच्छे पूछा करो, ऐसे मतलब सोच के आया करो कि आज बस विनय सर को कहीं ना कहीं मुझे रॉन्ग प्रूव करना है। बिकॉज सी मैं भी एक लर्निंग फेज में हूँ, और टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। अगर कोई टीचर ये बोलता है कि मुझे सब आता है, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, अगर आप मेरी कमियां या फिर मेरे को रॉन्ग प्रूव करोगे, मैं और ज्यादा डीप रिसर्च करके अगली क्लास में आऊंगा। ठीक है, आई होप अभी तक तो रॉन्ग नहीं प्रूव कर पाए, लेकिन आई चैलेंज यू अगली बार प्रूव करना। यस सर। सर अभी ठीक है। इतना नहीं पढ़ा है कि आपको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, टाइम लगेगा बस। नहीं, कर सकते हो कर सकते हो। क्वेश्चंस जितना ज्यादा पूछोगे ना, उसी में टीचर काउंटर हो सकता है। सोक्रेटिस कभी नाम सुना होगा, सोक्रात। यस सर, सुना है, इन्होंने कहानी भी पढ़ी थी इनकी। तो ये सोक्रेटिस का टॉपिक फिलोसफी में आता है हमेशा। और इन्होंने, इनका एक ट्रेडिशन था, ये हमेशा क्या करते थे, डायलैक्टिक्स बोलते हैं उन्हें, डायलैक्टिक्स। तो सोक्रेटिस ने आज तक कोई भी किताब नहीं लिखी। उनकी किताब, उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो सब उनके शिष्य प्लेटो ने लिखा हुआ था। उनकी बुक है रिपब्लिक, उसमें सोक्रेटिस के बारे में लिखा हुआ है। सोक्रेटिस की खुद की कोई किताब नहीं, फिर भी उसको, उनको दुनिया का वाइजेस्ट मैन वेस्ट में बोला जाता है, कि दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा वाइज आदमी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू किया था डायलैक्टिक्स। और ये डायलैक्टिक्स क्या होता है कि कोई भी इंसान कोई एक स्टेटमेंट बोलता था, जैसे ए, मैंने कुछ बोला, तो इसके ऊपर वो सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों। फिर उसका कोई जवाब देता था, सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वो सॉल्यूशन में कमियां ढूंढ के फिर उस पर भी सवाल पूछते थे। फिर उसके बाद फिर वो उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता था, फिर उसके ऊपर वो सवाल पूछते थे। पूछते पूछते वो उसकी खामियां निकाल देते थे कि भाई आपके इस थ्योरी में या आपके इस सोची हुई चीज में ये कमी है। और फिर इसके बेसिस पे वो फिर बाद में अपनी खुद की थ्योरी दे देते हैं कि मेरा मानना ये है। तो इन दी एंड इससे क्या समझ में आता है कि क्वेश्चंस जितना ज्यादा पूछोगे, उतना ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो, अपने आप से पूछो। खाली बैठे हो भाई, पूछो कि सर ने डिफरेंशियल फोर्स बताया, एंटार्क्टिका मूव नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया राइट में मूव किया, ऐसा क्यों? उठाओ गूगल देख लो, नहीं मिल रहा है, विनय सर से पूछ लो। विनय सर ने बता दिया कि उनके पास खुद आंसर नहीं था अल्फ्रेड वेगनर के पास। क्योंकि एंटार्क्टिका मूव नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया मूव किया, इसका आंसर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं देती है। और यही इसकी कमी है, इसका आंसर देती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, सर अंटार्कटिका मूव नहीं किया था मतलब? एंटार्क्टिका साउथ की तरफ मूव किया था। देखो अभी मैं वही बताऊंगा, अब बहुत टेक्निकल कंसेप्ट हो जाएगा, चलो मैं बताता हूँ। जैसे आ, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये होता है साउथ पोल। सर ठीक है, अब जब इधर आप पेंजिया को रखोगे, तो इधर आपको कहीं पर भी इतने में कोई पोल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो साउथ पोल की जो डायरेक्शन थी ना, वो पेंजिया के बीच में थी उस समय। अब ये बहुत मतलब हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज में घुसा नहीं, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए मेरे को ऐसा मैप बनाना पड़ेगा। कैसे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पूरा इक्वेटर की जो डायरेक्शन है ना, वो भी चेंज करके दिखानी पड़ेगी। इक्वेटर हम ऐसे बनाते हैं, उस समय का इक्वेटर की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। लेकिन ये ऑप्शनल के बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है पढ़ना, आपके लिए नहीं है। आप बस इतना थोड़ा सा कुछ चीजें रट भी लो, हर चीज ही समझोगे क्या? इतना समझ लो कि एंटार्क्टिका मूव नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया मूव नहीं किया, अगर कोई पूछे तो बताना कि सर वो उनकी थ्योरी में कमी थी। और कमी थी, उसको सोल्व किसने किया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। अगर ये आंसर दोगे तो ये सही आंसर है। गुड। यस सर। ओके, क्या हो गया ये? वेस्टवर्ड मूवमेंट और इक्वेटर वर्ड मूवमेंट और बाइंड फोर्स। तो हमने क्या कहा था कि ये मूवमेंट हुआ जो नॉर्थवर्ड, ये वेस्टवर्ड और इक्वेटर वर्ड। जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल पुल और बायंसी की वजह से। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज इसमें ऐड की थी, उसे स्टार मार्क करके लिख लेना चाहो तो, वो मुझे ध्यान आ गई। उन्होंने ये कहा, कॉन्टिनेंट विच इज
made of Sial is floating and moving on Seema without any क्या फ्रिक्शन। उन्होंने ये कहा कि जो सियाल कर रहा है सीमा के ऊपर, इसके मूवमेंट में कोई भी बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि भाई इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी या फिर कि ये मूव ही ना कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रिक्शन ही हटा दिया। इज इट पॉसिबल कि फ्रिक्शन हो ही ना कोई दो चीजों में? प्रैक्टिकली आइडियल कंडीशन में माना जाता है, फिजिक्स में मान के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये भी इनका क्या है, एक क्रिटिसिज्म। लेकिन हम इन्होंने क्या बताया वो पहले लिख रहे हैं, तो उनका जो मानी हुई चीज है वो सब लिखते जाएंगे। वेस्टवर्ड मूवमेंट और सर नॉर्थ नॉर्थ। हाँ बेटा, सर यहाँ यहाँ एक डाउट आया सर मुझे। बोलो बोलो। ये सियाल जो है तो सीमा के ऊपर फ्लोटिंग कैसे कर रहा है? क्या सर सीमा जो है वो लिक्विड मूवमेंट, लिक्विड मोशन रहता है क्या सर सीमा? तो उनका ये मानना था कि जो सियाल है इसकी डेंसिटी कम है, और ये एक्चुअल में है भी रियलिटी। कि सियाल की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो सीमा की डेंसिटी है वो 3.5 के आसपास है। तो जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो चीज हैवी डेंसिटी वाली चीज के ऊपर फ्लोट करेगी। सर फ्लोट तो हम्म? करेगी, बट मेरा डाउट ये था कि सीमा लिक्विड में है क्या सर? लिक्विड स्टेट में है सीमा क्या? को सीमा को देखो, जैसे आज के टाइम पे हम एस्थेनोस्फेयर मानते हैं, ठीक है, तो वो तो सेमी मोल्टन स्टेट में है। जो सीमा है उस समय के हिसाब से जो वो माने होंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने लिक्विड फॉर्म में माना हो या सॉलिड फॉर्म में। नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने क्या मान के चला था। उन्होंने केवल ये माना था कि जो दोनों की जो लेयर है ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग है। एक बात ऐसे सोचो ना कि एलिमेंट हो गया आपका, फॉर एग्जांपल मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम है कि ज्यादा है? आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी सर मतलब इसमें। आयरन की डेंसिटी अगर ज्यादा है और मरकरी की कम है, दोनों को अगर मैं पिघला करके एक कंटेनर में डाल दूं तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको? ये सर मरकरी, आयरन नीचे बैठ जाएगा। मरकरी। हाँ। अब ये मरकरी को मैं इधर बाहर या फिर कोई बड़े कंटेनर में करूं, तो ये मरकरी इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर सकती है ना। जी। बस उसी तरीके से सियाल और सीमा की बात है। समझ में आया? जी सर। तो इसलिए ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो कि दोनों में सॉलिड क्या है लिक्विड क्या है। आइडियली दोनों को सॉलिड ही मान के चलो उनके हिसाब से। वैगनर ने क्या माना जब एडवर्ड सर स्ट्रेस ये ने बोला था। हाँ जी। कॉन्टिनेंटल ड्यूब थ्योरी ज्यादा सही है या फिर वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? बेटा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है। वो ऑलमोस्ट 90%, 95% चीजों के जवाब दे देती है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बिना पॉसिबल भी नहीं होती। ये सोचो, जो पहला थिंकर होता है ना, जिस इंसान को पहली बार आइडिया आया होता है, उस इंसान को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसी के आइडिया के बेसिस पे और लोगों ने सोचना शुरू किया, और फिर इन लोगों ने अपने अपने आइडियाज देने शुरू किए। समझ रहे हो? तो इसलिए हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सो दैट आगे की तरफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ सके। बिकॉज कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट इस जगह पे थे ही नहीं, ये आइडिया सबसे पहली चीज है समझना। इससे पहले क्या माना जाता था कि कॉन्टिनेंट इसी जगह पर ही थे, एक ही जगह पे जो आज है वो ही हमेशा रहा, आदि काल से चला आ रहा है ऐसा। समझ पा रहे हो? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कह सकते हो, करेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक फाउंडेशन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। आगे लिखो। यस सर। हम्म, आगे लिखो। ये क्या लिख दिया था अकॉर्डिंग टू ये वाला आप स्टार मार्क करके लिख ही लेना या फिर एक बॉक्स बना लेना। है तो ये वैगनर का स्टेटमेंट आएगा इसी में ही। आगे, द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट
was due to tidal force। कौन सी फोर्स? टाइडल, TIDAL, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। The force of attraction of sun and moon allowed tidal forces to act, and in return continents drifted westward। लिख लिया इतना? तो हाँ, इन्होंने क्या कहा ये समझ लो। अर्थ है, कौन सी डायरेक्शन पर अपने एक्सेस पर रिवॉल्व करती है। अर्थ का जैसे ये एक्सेस है तो ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करती है या फिर वेस्ट टू ईस्ट? एंटी क्लॉकवाइज आई हो, यानी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सूरज था और मून, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी अर्थ पे। अर्थ को ऐसे देखो, अर्थ के ऊपर पानी ऐसे रहता है मान लो, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल पुल काम करेगी तो ये पानी ऐसे बल्ज कर जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है इन्हें टाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइड्स। साइड्स। समझ समझ पा रहे हो ना कि अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे सन और मून हटा दिया गया तो पानी बराबर है पूरी सरफेस पे। ये सरफेस है अर्थ की, इसके ऊपर पानी बराबर है। और जब सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया तो ये जो पानी है ये एक दो साइड पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, इधर भी इकट्ठा हो गया और इधर भी। इधर कम कम रहा, इस तरफ कम रहा और इस तरफ कम रहा। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो उसे क्या बोला जाता है? टाइड्स। समझे? इधर मैंने थोड़ा सा प्रोपोर्शन के हिसाब से ज्यादा बड़ा पानी का एरिया बना दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया। अब उन्होंने क्या कहा कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ऊपर से टाइड भी है। तो हुआ क्या होगा कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है तो टाइड ने ऐसे काम किया होगा। टाइड ने ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे फोर्स लगाई होगी। फोर्स लगाई होगी जिस वजह से ये कॉन्टिनेंट वेस्ट की तरफ मूव करने लग गए। ये है इनका सुझाव। और यही चीज हमने क्या लिखा है ऊपर कि द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट वाज ड्यू टू टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। क्लियर? जी सर। कोई डाउट? नहीं? ठीक है। अब इसके आगे पूरी थ्योरी करनी बाकी है, जो लिखनी है, जो एक्चुअल ड्रिफ्टिंग के बारे में बताया था। लिख लो, चलो काम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने फोर्सेस बता दिए, क्या फोर्सेस ने काम किया। तो तीन तरीके की फोर्सेस की बात हमने कर ली। एक फोर्स उन्होंने ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स की बात करी थी, दूसरी बायंसी की बात करी थी और तीसरी टाइडल फोर्स की बात करी थी। अब उन्होंने जो एक्चुअल थ्योरी दी थी, एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, वो क्या बताया था। इसका एक हेडिंग डाल लो, एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। ये भी अल्फ्रेड वेगनर खुद बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेगनर, the drifting of continents started in
कार्बोनिफेरस पीरियड, द सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया। मैं कैपिटल में आपको बस लिखवाने के लिए लिख रहा हूं, आप चाहो तो स्मॉल में ही लिखो। पेंजिया was broken into two land masses named क्या, लॉरेशिया, और जैसा कि उस दिन एक बच्चे ने बोला था अंगारा लैंड, लॉरेशिया। थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझते जाना, थोड़ा सा एक दो वर्ड मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। LAURASIA, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड अकॉर्डिंग छोड़ो, he further stated that this breaking of supercontinent was because of gravitation differential force, is because of gravitation differential force and force of buoyancy। समझ में आ रहा है ना? जो हमने पहले, मैंने आपको क्लास में जब पहली क्लास ली थी तब आपको बताया था कि मेरी क्या है हैबिट कि मैं पहले ऐसे डॉट्स दूंगा आपको, फिर उन्हें आप कनेक्ट करोगे और फिर वो ऑटोमेटिकली एक आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगी। तो जितने भी हमने बात करी उसको हम एक यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। जब कभी आपको आंसर लिखना होगा कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो आप ये पूरा पूरा चिपका सकते हो, रट जाओ, समझ जाओ। आई होप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि he further stated that the breaking of supercontinent, कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया, वो ब्रेक हुआ किसकी वजह से, ग्रेविटेशन डिफरेंशियल फोर्स और बायंसी काम कर रही थी। इन्हीं की वजह से नॉर्थवर्ड मूवमेंट भी हुआ और इन्हीं की वजह से ये कॉन्टिनेंट जो है ये टूटे भी। आगे लिखो, अनदर पैराग्राफ दूसरा में लिखना, क्या कहते हैं, हाँ, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दीज कॉन्टिनेंट of this of after breaking of these लैंड मास कर लो, लैंड मास अ वाटर मास emerged between Laurasia and Gondwana, which is known as वही बच्चा जो उस दिन मेरे से बोल रहा था एक सी के बारे में, बताओगे नाम? आई गेस ही इज नॉट प्रेजेंट Tethys हियर। Sea. हाँ, टेथिस सी, Sea. TETHYS सी, ठीक है। यानी कि जब लॉरेशिया और गोंडवाना दो हिस्से बन गए किसके, पेंजिया के, तो ये जो बीच का जो एरिया जिसमें पानी आएगा, इस एरिया को समंदर कहा गया। कौन सा समंदर, टेथिस सी, ठीक है। उसके अलावा जो लॉरेशिया और गोंडवाना का आपको लिखना होगा कि इसके क्या क्या पार्ट थे, वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, है ना? याद है आप यस लोगों को सर। लॉरेशिया में क्या यस क्या सर, था, जी सर। सर। Yes. नॉर्थ अमेरिका? यस सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है।
और इसके आगे क्या लिख सकते हो, लैंड मासेस नेम्ड एज, ये वो सुपर कॉन्टिनेंट, ये फोर्स कर दिया। ही ऑल्सो मेंशन्ड, he also mentioned that the continents started moving towards north and नॉर्थ या नॉर्थ के बाद लिख दो ब्रैकेट में इक्वेटर वर्ड एंड वेस्टवर्ड। मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एंड वेस्टवर्ड, द प्राइम फोर्सेस, दे primary forces acting for these movements were suggested as नंबर 1 क्या था, ग्रेविटेशन, डिफरेंशियल फोर्स, सेकंड फोर्स ऑफ बायंसी, और थर्ड कौन सी थी, थर्ड टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स। अब इसके आगे उन्होंने कहा था कि टुडेज पैसिफिक ओशियन इज द रिमेन्स, रिमेन्स मतलब अवशेष रह जाना, रिमेन्स ऑफ, अब मैं ओशियन की बात कर रहा हूं तो ये किसका अवशेष होगा, पैसिफिक ओशियन। उस समय पेंजा के अलावा दूसरा क्या था, पैनाथालास। पैंथालासा, यानी कि उस समय का जो सबसे बड़ा जो समंदर था पैंथालासा, वो अब तो छोटा होता चला जाएगा, बिकॉज तब एक लैंड मास था तो बाकी पूरी अर्थ पानी थी। अब ये जो लैंड मास टूट के अलग अलग एरिया में पहुंच जाएगा तो ये कुछ और समंदर बनेगा, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, फिर भी अभी भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। तो ये कहा जाता है कि पैसिफिक ओशियन जो आज का है वो उस समय के पैंथलासा का ही एक अवशेष है, समझ गए। यस जी सर। सर। यस सर। एक और इसके बाद लिख लो कि अकॉर्डिंग टू वैगनर, दिस ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट continued till Paleozoic, Mesozoic, continued till, I guess, Pliocene, till Pliocene period। प्लायोसीन कौन से पीरियड में था और कौन से एरा में था, सीनोजोइक। पेलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। टेबल खोल रखी है क्या बेटा, नहीं सर, टेबल नहीं, दो का याद है, वेरी बाकी एक गुड, का याद नहीं है। शाबाश शाबाश। आपका नाम, मोहम्मद साबिर। मोहम्मद, मोहम्मद आगे क्या था, साहिद, साबिर, साबिर साबिर। साबिर, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मैंने एक्चुअल ड्रिफ्टिंग जो थी वो भी बता दी। अगर इस चीज को इसके बाद एक कोई डायग्राम बनानी हो तो वो ही है ऐसा, फिर इसके बाद दो हिस्से, और फिर तीसरा जो अभी का जो बना सकते हो वो कैसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके कुछ बना देना जितना समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रायंगल फॉर्मूलेट में बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए।
याद है ना, मैंने एक बार लिखवाया था कि भाई कुछ ज्योग्राफर ने कहा था कि हमें ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? इधर आप दिखा सकते हो, लिख सकते हो कार्बोनिफेरस पीरियड, और इधर लिख सकते हो प्लायोसीन पीरियड। ठीक है बच्चा? यस सर। अब इसके बाद कल के दिन इसमें एक अच्छा टॉपिक रह जाता है कि उन्होंने इस थ्योरी में ना, जब उनसे ये पूछा गया कि ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि आपका ये कॉन्टिनेंट ये आ गए, ठीक है, लेकिन सर वो कुछ ज्यादा। हाँ बेटा। सर ये वैगनर मतलब कार्बोनिफेरस में इन्होंने स्टार्ट किया और प्लेस्टोसीन पीरियड में इनको पता चला, प्रूफ कर पाए, इतने साल लगते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने ये बोला कि कार्बोनिफेरस पीरियड से जो कॉन्टिनेंट्स है ना, वो अलग अलग होना शुरू हुए, और जो आज के जो कॉन्टिनेंट्स जो हमें दिख रहे हैं इस स्टेट पे, ये प्लायोसीन पीरियड में पहुंचे। समझे? ओके सर, यस सर। कार्बोनिफेरस कहाँ थे? यहाँ से उन्होंने बोला इधर से शुरू हुआ, और प्लायोसीन ये था टर्शरी में। इस वाले पीरियड जो स्टेनोजोइक है ना, इस वाले पीरियड में प्लायोसीन पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इतना टाइम लगा, इतना से इतना टाइम लगा इस कॉन्टिनेंट्स को इस स्टेट में आने के लिए। क्योंकि बेटा जब आप साइंस में जवाब देते हो ना किसी को, जब काउंसिल बैठती है और जब वहां पे थ्योरी आप देते हो, सारे सवाल पूछे जाते हैं, उससे पहले ही आप कोशिश करते हो कि जो सवाल आए ना उससे पहले आंसर दे दो। उन्होंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दुनिया भर का ज्ञान डाल दिया कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ। अब ये देखना होगा इसके आगे कि इसके क्रिटिसिज्म में इनकी कितनी मजाक उड़ाई जाती है, कितना इनको परेशान किया जाएगा। जो मैंने आपको इस थ्योरी के शुरुआत में आपसे बोला था कि ये इंसान अपने मतलब मेरे हिसाब से काफी अनलकी आदमी था, तो वो कैसे था वो भी आपको मैं बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे। आज के लिए इतना ही काफी करते हैं कि बच्चों, सही है? यस सर। ओके सर। ओके। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, थोड़ा सा आज लेंदी यस हो सर। गया। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, फिर मिलते थैंक हैं यू एक दिन सर। के यस बाद। सर। थैंक यू सो मच ओके सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।